ओझा ने उस आदमी की तरफ देखा जो मिट्टी के दायरे के बीच बैठा था। उसके हाथ खुले थे, आंखें नीचे। ओझा ने पूछा, कुछ कहना है? आदमी ने सर उठाया। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी। उसने कहा, डायन जंगल में नहीं रहती। वो तब आती है जब पूरा गांव झूठ बोलता है। इस लाइन के बाद किसी ने मंत्र नहीं बोला, क्योंकि सब समझ चुके थे ये बलि शायद काफी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं खूनी डायरी और आज की कहानी है एक ऐसी डायन की जिसका नाम लेना भी कई गांव वालों के लिए मना था। ये कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं बल्कि गहरी रहस्यमयी सच्चाइयों से भरी हुई है। यकीन मानिए, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपका दिल तेज धड़कने लगेगा और आखिरी सच सुनने के बाद आप भी एक पल के लिए खामोश रह जाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका हर एक हिस्सा किसी न किसी अंधेरे राज को खोलता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की भयंकर और सच के करीब कहानी। सबसे पहली घटना बरसात के महीने में हुई। रामलोचन के घर की गाय, जो रोज सुबह खुद ही बंधन तोड़कर चरने निकल जाती थी, उस दिन नहीं दिखी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा अब जंगल में चली गई होगी। दोपहर तक जब वो नहीं लौटी, रामलोचन उसे ढूंढने निकला। गांव के बिल्कुल किनारे जहां जंगल शुरू होता है, वहां उसे कुछ दिखा। गाय वहां थी, पर जिंदा नहीं। उसका शरीर बिल्कुल सूखा हुआ था, जैसे अंदर का सब कुछ निचोड़ लिया गया हो। खून का एक भी निशान नहीं, न जानवर के हमले के निशान, न किसी हथियार का। सिर्फ गर्दन के पास 3 उंगलियों जैसे निशान। रामलोचन चिल्लाया नहीं, वो भागा भी नहीं, बस चुपचाप वापस गांव आया और एक ही बात बोली, वो लौट आई है। गांव के बूढ़े समझ गए। औरतों ने तुरंत बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया। उस रात करसिया गांव में किसी ने खाना नहीं खाया और पीपल के पेड़ के नीचे सुबह एक नया निशान मिला। गीली मिट्टी में औरत के पैर के निशान। पैर के पिछले हिस्सा जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रात का पानी बंद हो गया। करसिया गांव में पानी के लिए सिर्फ एक ही कुआं था। गांव के बीच से थोड़ा हटकर पीपल के पेड़ वाली गली के बाद दिन में वहां भीड़ रहती थी, पर रात होते ही वो जगह खाली हो जाती। गाय वाली घटना के बाद औरतों ने आपस में एक फैसला किया। किसी ने जोर नहीं डाला, किसी ने ऐलान नहीं किया। बस इतना तय हुआ, सूरज डूबने के बाद कोई औरत पानी भरने नहीं जाएगी। इस फैसले के पीछे सिर्फ डर नहीं था, एक बात और थी जो औरतें एक दूसरे को कान में बता रही थीं। पिछले कुछ दिनों से जब भी कोई औरत शाम के बाद कुएं के पास जाती, उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पैरों की आवाज नहीं आती थी, पर गर्दन के पास गर्म सांस महसूस होती थी। एक औरत ने बताया कि जब वो लोटा भरकर पलटी तो पानी में अपना चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिखा। चेहरा लंबा था, आंखें नीचे को झुकी हुईं और बाल पानी में भी सूखे लग रहे थे। उस औरत ने जब पलट के देखा, पीछे कोई नहीं था, पर उस रात उसके बाल बिना कारण के सफेद हो गए। इसीलिए अब रात में पानी घर के बाहर रखा जाता, जो सुबह भर लिया जाता, उसी से रात गुजरनी होती। गांव के मर्द इस बात को सिर्फ अंधविश्वास कहकर टाल देते थे, पर उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि रात के अंधेरे में गांव की हर गली से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हर घर के बाहर खड़ा हो और लोटा भरता जा रहा हो। वो बच्चा जो अचानक चुप हो गया। रिंकू गांव का सबसे जिंदा दिल बच्चा था।
7 साल का। हर वक्त कुछ न कुछ बोलता रहता। गांव का हर आदमी उसे नाम से जानता था और रिंकू सबको पहचानता था। गाय वाली घटना के तीसरे दिन रिंकू सुबह उठकर बाहर खेलने नहीं गया। मां ने सोचा बुखार होगा, पर जब मां ने उसे आवाज दी, रिंकू ने देखा पर कुछ बोला नहीं। उसकी आंखें खुली हुई थी पर उनमें बचपना नहीं था। मां ने जब उसे हिलाया, रिंकू ने धीरे से एक ही बात पूछी, मां, रात को जो औरत आती है वो दिन में कहां जाती है? मां का हाथ कांप गया। रात को रिंकू के कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई थी, पर मां ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह रिंकू ने बताया कि रात में एक औरत उसके पास बैठी थी। उसने कहा था, तू मुझे देख सकता है, इसलिए तू बोलेगा नहीं। उस रात के बाद रिंकू ने बोलना छोड़ दिया। डॉक्टर बुलाया गया, कुछ नहीं निकला। ओझा ने देखा, उसने सिर्फ इतना कहा, इस बच्चे को कुछ दिख गया है जो गांव के बड़े भी नहीं देख पाते। उस दिन शाम को रिंकू ने पहली बार गांव के पीपल के पेड़ की तरफ उंगली उठाई और पहली बार किसी बच्चे ने उस पेड़ के नीचे किसी को खड़ा देखा। पर उस दिन के बाद रिंकू ने आंखों से देखना भी धीरे धीरे बंद कर दिया। बुढ़े ने जो बताया वो कहानी नहीं थी। करसिया गांव में सबसे ज्यादा उम्र हीरालाल बाबा की थी, लगभग 90 साल। चल नहीं पाते थे, पर यादाश्त इतनी तेज कि पुरानी बातें कल की तरह याद रहती थी। गांव में जब भी कोई समस्या बड़ी हो जाती, लोग हीरालाल बाबा के आंगन में चुपचाप बैठ जाते। इस बार भी ऐसा ही हुआ। रिंकू के चुप होने के बाद गांव के मर्दों ने पहली बार डायन शब्द खुले में बोला। हीरालाल बाबा ने सबको देखा, बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोले, तुम लोग देर कर चुके हो। गांव वाले चुप हो गए। बाबा ने बताया कि आज से लगभग 35 साल पहले करसिया गांव में एक औरत रहती थी, सुखिया। सुखिया अकेली थी। मर्द शहर में काम करता था और कभी लौटा ही नहीं। गांव ने पहले उस पर दया की, पर धीरे धीरे जब उसके घर के पास अजीब बातें होने लगीं, लोग दूर होने लगे। रात को उसके घर से दिया जलता रहता, बिना हवा के बुझता नहीं था। एक दिन गांव के एक बच्चे ने कहा कि सुखिया रात को पेड़ पर बैठती है। लोग हंसे थे, पर फिर मवेशी मरने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे और एक रात सुखिया गांव से गायब हो गई। किसी ने लाश नहीं देखी, कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। बाबा ने कहा, डायन तब नहीं बनती जब वो कुछ करती है, डायन तब बनती है जब गांव उसे अकेला छोड़ देता है। गांव वालों को ये बात समझ नहीं आई। उन्हें सिर्फ इतना याद रहा, सुखिया वापस आई थी। तीसरे दिन गांव में एक ओझा आया। नाम था भगवत ओझा। उसका आना चुपचाप नहीं हुआ। गांव के लोग पहली बार थोड़ा सुकून महसूस कर रहे थे। ओझा ने पहले गांव का चक्कर लगाया, कुआं, पीपल, जंगल का किनारा। उसने हर जगह सिर्फ एक ही बात बोली, यहां कुछ बंधा हुआ है। रात को गांव के बीच झाड़ फूंक शुरू हुई। ओझा ने कहा, सब घर के अंदर रहें, दरवाजे बंद। सिर्फ एक दिया मंदिर में जल रहा था। ओझा ने मंत्र पढ़े, जमीन पर लाल धागा बांधा और तब सबसे अजीब बात हुई। पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी। ओझा रुक गया। उसके मुंह से एक ही बात निकली, ये एक नहीं है। गांव वालों का खून जम गया। ओझा ने कहा, डायन किसी एक शरीर में नहीं, वो गांव के अंदर घूम रही है। उस रात किसी पर हमला नहीं हुआ, पर सुबह गांव के सबसे कोने वाले घर में एक औरत बेहोश मिली। नाम था लक्ष्मी। उसके पैरों पर मिट्टी थी, बिल्कुल वैसे ही निशान जैसे पीपल के पेड़ के नीचे, और उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ थकान थी। ओझा ने उसे देखते ही कहा, यही है, और गांव ने बिना पूछे मान लिया। उस दिन पहली बार करसिया गांव में एक जिंदा औरत को डायन कहा गया। लक्ष्मी कोई अजनबी औरत नहीं थी, वो इसी गांव में पैदा हुई थी।
इसी मिट्टी में पली बढ़ी। शादी के बाद उसका पति शहर काम करने गया और फिर कभी वापस नहीं आया। न लाश आई न खबर। तब से लक्ष्मी अकेली थी। वो कम बोलती थी, ज्यादा सवाल नहीं करती थी, बस सुबह खेत, शाम घर। गांव को ऐसे लोग कभी पसंद नहीं आते जो चुप रहते हैं। जब ओझा ने उसका नाम लिया, लक्ष्मी बेहोश थी। उसे पता भी नहीं था कि उस पर क्या इल्जाम लग चुका है। जब उसे होश आया, वो मंदिर के पास बंधी हुई थी। उसके हाथ पीछे बंधे थे, पैरों में रस्सी और मुंह पर गांव वालों का डर। उसने पूछा नहीं कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया। पर करसिया गांव में यह जुमला कभी काम नहीं आता। ओझा ने कहा कि लक्ष्मी को 3 रात बंद कर रखा जाए। अगर दायन होगी तो निशान दिखेंगे, अगर नहीं होगी तो भी गांव को संतोष मिल जाएगा। किसी ने यह नहीं पूछा कि लक्ष्मी जिंदा रहेगी या नहीं। उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। बाहर लाल निशान बना दिए गए। उस रात गांव में किसी ने उस घर की तरफ नहीं देखा, पर रात के बीच में किसी ने सुना कि अंदर से रोने की आवाज आ रही है। रोना तेज नहीं था, चीख नहीं थी, बस ऐसी आवाज जैसे कोई अपनी सांस भी छुपा के रो रहा हो। सुबह लक्ष्मी जिंदा थी, पर उसकी आवाज और धीमी हो चुकी थी। जो गलत था वो सब नॉर्मल लग रहा था। 3 दिन तक गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। न मवेशी मरा, न बच्चा बीमार पड़ा। गांव वालों ने इसे अपनी जीत समझा। लोग कहने लगे, देखा, ओझा सही था। पर एक बात किसी ने नोटिस नहीं की। पीपल के पेड़ के नीचे निशान आना बंद हो गए, जैसे जो वहां आता था अब कहीं और चला गया हो। और रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, किसी को लगता जैसे लक्ष्मी के घर के पास कोई खड़ा है। अंदर नहीं, बाहर, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। हीरालाल बाबा ने लक्ष्मी को देखना चाहा, पर गांव वालों ने मना कर दिया। उन्हें डर था कि बाबा कुछ उल्टा न बोल दें। बाबा ने दूर से ही कहा, गलती हो रही है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाबा ने फिर कहा, डायन बंद कर शांत नहीं होती, वो और तेज हो जाती है। उस रात बाबा की तबीयत बिगड़ गई और पहली बार गांव के किसी बूढ़े ने सपने में देखा कि पीपल का पेड़ जल रहा है और उसकी आग लक्ष्मी के घर की तरफ बढ़ती जा रही है। दोस्तों, थोड़ा सा यहां रुककर एक बात दिल से कहना चाहता हूं। खूनी डायरी एक नया चैनल है। यहां सिर्फ कहानी नहीं, हर वीडियो के पीछे मेरी मेहनत, मेरी रातों की नींद और आपके लिए सच्चा डर छुपा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि खूनी डायरी आपको सच में फील करा रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस छोटे से चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि और भी ज्यादा भयानक और दिल को हिला देने वाली कहानियों का हौसला है। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी में, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। उस रात करसिया गांव में कोई सोने नहीं वाला था। आसमान में चांद था, पर रोशनी नहीं थी, जैसे चांद भी सिर्फ देख रहा हो। ओझा ने ऐलान कर दिया था, आज फैसला होगा। लक्ष्मी को मंदिर के सामने लाया गया, हाथ बंधे हुए, पैर जमीन पर, सर झुका हुआ। वो रोया नहीं, चिल्लाई नहीं, जैसे उसे पता हो कि जो होने वाला है वो पहले ही लिखा जा चुका है। गांव के लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में मशाल। ओझा ने मंत्र शुरू किया और तब एक अजीब बात हुई। हवा चलनी बंद हो गई। मशाल की आग सीधी ऊपर उठने लगी, जैसे हवा नहीं किसी सांस से जल रही हो। ओझा रुक गया। उसने ध्यान से देखा। लक्ष्मी की परछाई उसके पैरों के नीचे नहीं थी,
गांव में एक सांस में सन्नाटा छा गया। किसी ने धीरे से कहा, यही है। लक्ष्मी ने पहली बार सर उठाया। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना डर, बस थकान थी। उसने कहा, अगर मैं दायन हूं तो पिछले 3 रात से गांव शांत क्यों है? किसी के पास जवाब नहीं था। ओझा ने जोर से कहा, चुप। और उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। कोई वहां नहीं था। ओझा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, इसका मतलब यह नहीं कि यह दायन नहीं है। और फिर उसने वो बात कही जो बाद में हर जिंदा बचे आदमी को 7 रात तक सोने नहीं देगी। दायन हमेशा एक ही रूप में नहीं रहती। गांव के मर्दों ने लक्ष्मी को घसीटकर पीपल के पेड़ के पास ले जाना चाहा। और तब रिंकू बोल पड़ा। पहली बार कई दिनों बाद। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर बिल्कुल साफ थी। उससे मत ले जाओ। गांव के सब लोग पलट गए। रिंकू उंगली से पीपल के पेड़ की तरफ नहीं, गांव के पिछले जंगल की तरफ इशारा कर रहा था और कह रहा था, वो वहां है। ओझा ने गुस्से में कहा, बच्चा है, पागल है। और इसी गुस्से में सबसे बड़ी गलती हो गई। लक्ष्मी को पेड़ से बांध दिया गया। रात के बिल्कुल बीच में जब मंत्र चल रहा था, जंगल से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। यह हंसना तेज नहीं था, खुशी वाला भी नहीं। यह हंसना जीत का था। लक्ष्मी ने धीरे से आंखें बंद की। उसके होंठ हिले। किसी ने सुना नहीं, पर जो पास खड़ा था उसने बाद में बताया। वो बोल रही थी, अब तुमने मुझे देख लिया। उसी पल पीपल का पेड़ जोर से कांप गया और गांव को पहली बार एहसास हुआ, शायद दायन पकड़ी नहीं गई है, शायद उसे छोड़ दिया गया है। सुबह होने से पहले करसियां गांव जाग चुका था। रात भर किसी ने सोने की कोशिश नहीं की, पर जब सूरज की पहली रोशनी पीपल के पत्तों पर पड़ी तो गांव को लगा शायद सब खत्म हो गया। लोग धीरे धीरे पीपल के पेड़ के पास आए। लक्ष्मी अभी भी बंधी भी थी, पर जो बंधा हुआ था वो सिर्फ शरीर था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें कोई शिकायत नहीं थी, ना डर, ना गुस्सा। जैसे जो होना था वो हो चुका हो। ओझा ने उसे छू कर देखा। हाथ ठंडा था। किसी ने धीरे से कहा, वो मर गई, पर उस लफ्ज में जीत नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। लक्ष्मी के पैरों के पास मिट्टी पर 2 अलग अलग निशान थे। एक उसके अपने, सीधे, भरे हुए, और दूसरे हल्के, जैसे जमीन को पूरा छू ही नहीं रहे हों। किसी ने पूछा, यह दूसरा कौन था? कोई जवाब नहीं आया। गांव की आंखों में सच उतरना। लक्ष्मी को उतारकर मंदिर के पीछे रखा गया। किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। उसका घर अब और ज्यादा खाली लग रहा था। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे कल था। चूल्हा साफ, बर्तन धुले हुए, कोने में सिलाई का सामान और एक कपड़े के टुकड़े में बंधी हुई 2 रोटियां, जैसे उसे पता हो कि वो वापस नहीं आएगी। गांव की औरतों ने पहली बार उसके घर में बैठकर रोया। किसी ने कहा उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। किसी ने कहा वो रात को बाहर नहीं जाती थी। और किसी ने सबसे जरूरी बात बोली, उसके पैर कभी हवा में नहीं थे। रिंकू का आखिरी कहना। उस दिन रिंकू चलकर पीपल के पेड़ के पास आया। उसने लक्ष्मी की तरफ देखा और बोला, वो उनकी जगह थी। सब लोग चुप हो गए। रिंकू ने कहा, जो आई थी वो इस गांव की नहीं थी। उसने कहा था, जब तक तुम लोग गलत को पकड़ोगे वो यहीं रहेगी। ओझा ने रिंकू को डांटा, पर इस बार उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। रिंकू ने पहली बार ओझा की तरफ देखा और कहा, उसने कहा था, जो औरत अकेली होती है उसे पहले देखा जाता है। उस दिन के बाद रिंकू फिर कभी उस तरह नहीं बोला। अंतिम संस्कार जो पूरा नहीं हुआ।
लक्ष्मी का अंतिम संस्कार शाम से पहले कर दिया गया, गांव के बाहर जंगल के पास। पर जब आग जलाई गई तो एक अजीब बात हुई। लकड़ी जल रही थी पर शरीर नहीं, जैसे कोई उसे जाने ही नहीं दे रहा हो। हीरालाल बाबा ने आखिरी बार आंखें खोली और धीरे से कहा, अब डायन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसे पहचानना ही नहीं चाहा गया। उस रात गांव में किसी ने दिया नहीं जलाया और पहली बार लोगों ने महसूस किया डायन का डर शायद जंगल से नहीं, इंसान से शुरू हुआ था। गांव जो धीरे धीरे टूटने लगा। लक्ष्मी के अंतिम संस्कार के बाद करसिया गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। लोग सुबह उठते थे पर बात नहीं करते थे, नजरें मिलती नहीं थी। जो कल तक एक दूसरे के घर बिना पूछे घुस जाते थे, आज वही लोग दरवाजे बंद रखने लगे। गांव में पहली बार भूख शुरू हुई। खेत में फसल थी पर कोई काटने नहीं जा रहा था। लोग कहने लगे, रात को कुछ खेत में चल रहा है। किसी ने देखा नहीं था पर सब मान रहे थे। अपनों पर शुरू हुआ शक। सबसे पहले शक शुरू हुआ औरतों पर, जो ज्यादा चुप रहती थी, जो कम बोलती थी, जो रात को देर तक जागती थी। हर ऐसी औरत लक्ष्मी बनने लगी। मर्दों के बीच भी फुसफुसाहट चलने लगी। कल रात तुम कहां थे? तुमने आवाज सुनी थी? तुमने देखा था ना? सच का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ डर का था। रात को जब कोई कुत्ता भौंकता तो पूरा गांव जाग उठता, और जब भौंकना बंद हो जाता तो किसी के घर का दिया भी बंद हो जाता। ओझा का भरोसा टूटना। भगवत ओझा अब मंत्र कम बोलता था। उसकी आंखों में भी नींद नहीं थी। लोग उससे पूछते, अब क्या करें? और पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसने कहा, जो बंध गया था वो अब खुल चुका है। पर यह बात गांव को और डरा देती। किसी ने कहा, इस सब का जिम्मेदार ओझा है। किसी ने कहा, नहीं, यह सब लक्ष्मी के बाद शुरू हुआ। सच किसी को नहीं चाहिए था, सिर्फ दोषी चाहिए था। हीरालाल बाबा का अंत। उस रात हीरालाल बाबा नहीं उठे। सुबह जब लोग गए तो वो चारपाई पर सीधे पड़े थे, आंखें बंद, चेहरा शांत, पर उसकी उंगली मिट्टी पर कुछ बना रही थी। 3 टेढ़ी लकीरें और एक गोल दायरा। किसी ने पूछा, ये क्या है? किसी ने जवाब दिया, ये वही निशान है जो पीपल के नीचे मिलता था। उस दिन गांव के सबसे पुराने आदमी के साथ गांव का आखिरी संतुलन भी मर गया। गांव छोड़ने की बात। तीसरे दिन 2 घर खाली मिले। लोग रात को चले गए थे, न किसी को बताया न पीछे देखा। पर जो गए थे उनके निशान जंगल की तरफ नहीं गए, वो गांव के बीच ही खत्म हो जाते थे, जैसे कोई उन्हें आगे जाने ही न दे रहा हो। इस बात के बाद गांव में एक नया डर पैदा हुआ कि करसिया से जाना भी शायद उतना ही मुश्किल है जितना यहां रहना। उस रात जब पूरा गांव जाग रहा था, रिंकू ने धीरे से कहा, वो खुश है। किसी ने पूछा, कौन? रिंकू ने जवाब दिया, जिसे हमने नहीं पहचाना। और पहली बार गांव के लोग समझने लगे कि दायन का सबसे बड़ा रूप शायद जंगल में नहीं, बल्कि उनके अपने डर में था। करसिया गांव के पिछले जंगल में लोग कभी बिना वजह नहीं जाते थे, पर अब वजह थी और डर भी। हीरालाल बाबा के मरने के बाद गांव के 3 मर्द सुबह होने से पहले जंगल की तरफ निकले। उन्होंने किसी को बताया नहीं, नाम भी याद नहीं रखे गए। बस इतना पता था, वो तीनों वापस आना चाहते थे। जंगल ज्यादा गहरा नहीं था, पर अंदर जाते ही रास्ता उल्टा सीधा हो जाता था। पेड़ सीधे थे, पर उनकी परछाई टेढ़ी थी। चलते हुए उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनसे पहले वहां से गुजरा है। मिट्टी नई उठी हुई थी और उस पर हल्के पैरों के निशान, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीपल के नीचे मिलते थे। जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी थी, न बहुत पुरानी न बिल्कुल नई, जैसे किसी ने उसे बार बार बनाया हो। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न जानवर न हवा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाते ही सबसे पहली चीज जो दिखी, एक औरत के बाल, दीवार पर टंगे हुए, गुथे हुए, बिल्कुल सूखे। किसी ने हाथ नहीं लगाया। जमीन पर मिट्टी के गोल दायरे बने हुए थे, बीच में जल चुकी लकड़ी और कोने में एक कपड़े का टुकड़ा।
वही रंग, वही सिलाई, लक्ष्मी के घर का कपड़ा। एक मर्द ने कहा, मत बोलो कुछ। पर जंगल में चुप रहना मुश्किल होता है। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पीछे एक गड्ढा खोदा हुआ है। अंदर कोई लाश नहीं थी, सिर्फ पुराने कपड़े, टूटी चूड़ियां और बच्चों के जूतों के निशान। मतलब ये जगह नई नहीं थी, ये काम बहुत पहले से हो रहा था और लक्ष्मी पहली नहीं थी। झोपड़ी के बाहर पेड़ के तने पर कुछ खुदा हुआ था। नाम नहीं, डेट नहीं, सिर्फ एक लाइन, जब गांव किसी को छोड़ देता है तब हम जिंदा रहते हैं। नीचे 3 उंगलियों का निशान और एक गोल दायरा, बिल्कुल वही जो हीरालाल बाबा ने मिट्टी पर बनाया था। तीनों मर्द समझ गए, दयान किसी एक औरत का रूप नहीं थी, वो एक सिलसिला थी, एक मौका जो तब पैदा होता था जब गांव किसी को अकेला छोड़ देता था। जब वो वापस लौट रहे थे, जंगल शांत था, पर उन्होंने महसूस किया जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। पैरों की आवाज नहीं थी, पर सांस थी। गांव के पास आते ही एक मर्द रुक गया। उसने धीरे से कहा, अगर हमने सच बता दिया तो गांव बचेगा। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे सच कभी कभी दयान से ज्यादा खतरनाक होता है। वो रात जब गांव ने बलि दी, जंगल से लौटे तीनों मर्दों ने किसी को पूरा सच नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये रुकने वाला नहीं है, और करसियां गांव के लिए ये काफी था। सच समझना मुश्किल होता है, पर बलि देना गांव को आता था। उस रात मंदिर के दरवाजे बंद नहीं हुए, मशाल जली, घंटी बजती रही। ओझा ने कहा, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। किसी ने पूछा नहीं, गलती किसकी? बलि का चुनाव। गांव के बीच लोगों के नाम लिए गए, कोई लिखा नहीं गया, कोई रिकॉर्ड नहीं बना, बस देखा गया कौन अकेला है, कौन कम बोलता है, कौन जिसके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। आखिर में एक नाम बचा, सुखिया, वही औरत जो सालों पहले गांव से गायब हुई थी। पर सुखिया जिंदा नहीं थी, ये बात सब जानते थे। इसलिए बलि के लिए उसके घर की जगह चुनी गई, झोपड़ी जो जंगल के पास थी, जहां कभी दिया जलता था। ओझा ने कहा, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म होगा। पर बलि के लिए सिर्फ जगह काफी नहीं होती, किसी को होना पड़ता है। और इस बार गांव ने कोई औरत नहीं चुनी, इस बार गांव ने एक आदमी चुना। नाम नहीं बोला गया, पर सब जानते थे। वो वही था जो जंगल गया था और सबसे ज्यादा चुप लौटा था। उसने विरोध नहीं किया, बस इतना पूछा, अगर मैं गया तो क्या बाकी बच जाएंगे? किसी ने हां नहीं कहा, किसी ने ना भी नहीं। पर मशाल आगे बढ़ चुकी थी। बलि की रात, झोपड़ी के पास मिट्टी का गोल दायरा बनाया गया, बीच में आदमी को बिठा दिया गया। उसके हाथ खुले थे, बंधने की जरूरत नहीं थी। ओझा मंत्र बोल रहा था, और तब हवा फिर से रुक गई। झोपड़ी के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, पर जब दरवाजा देखा गया, वो बंद था। आदमी ने आंखें बंद कर ली, और पहली बार गांव के लोगों ने सुना एक औरत की सांस बिल्कुल पास। ओझा का मंत्र अटक गया। उसी पल झोपड़ी के पीछे से हंसने की आवाज आई। ये हंसना बिल्कुल वही था जो लक्ष्मी के मरने वाली रात आया था। आदमी ने चीख नहीं मारी, उसने सिर्फ इतना कहा, गलती हम सब की है। और उसी पल मशाल बुझ गई। सुबह का सच। सुबह जब लोग गए, दायरे के बीच कोई नहीं था, न लाश न खून, सिर्फ जमीन पर 2 निशान, एक आदमी के पैरों का और दूसरा हल्का, अधूरा, जैसे किसी ने जमीन को छूकर छोड़ दिया हो। ओझा ने आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से कहा, बलि ले ली गई है। पर जंगल से एक आवाज आई, अभी नहीं। गांव खत्म नहीं हुआ था, बस सांस लेना भूल गया था। बलि के बाद करसिया गांव में सुबह हुई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। चूल्हे ठंडे थे, कुआं भरा हुआ था, और मंदिर की घंटी पहली बार चुप थी। लोग जिंदा थे, पर अंदर से खाली। जो बचा था, गांव के कोने में एक लड़का था, नाम मोहन, उम्र लगभग 17 साल। वो बलि वाली रात मंदिर के पीछे छुपा हुआ था। उसने सब देखा था, और जो देखा वो किसी को बताया नहीं जा सकता। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि बलि लेने के बाद भी आवाज बंद नहीं हुई, तब एक फैसला हुआ।
गांव छोड़ना होगा। गांव का खाली होना। किसी ने अनाउंसमेंट नहीं की, किसी ने रोने की हिम्मत नहीं की। लोग बस अपना अपना सामान उठाते गए। पीछे मुड़कर किसी ने जंगल की तरफ नहीं देखा, पर मोहन ने देखा। और उसने देखा झोपड़ी के पास एक औरत खड़ी थी। वो पूरी नहीं थी, उसका चेहरा जैसे याद का आधा टुकड़ा। उसने मोहन की तरफ देखा और पहली बार मोहन ने उसकी आवाज सुनी। तुम बताओगे नहीं, ये सवाल नहीं था, ये याद दिलाना था। शहर की जिंदगी। सारे लोग चले गए, गांव बस नक्शा बनकर रह गया। सालों बाद शहर के कमरे में मोहन जिंदा था। नौकरी करता था, बोलता कम था और कभी पूरी रात सो नहीं पाता था। उसके सपने में एक ही चीज आती थी, मशाल, मिट्टी का दायरा और वो हंसना। डॉक्टर ने कहा ट्रॉमा है, पर मोहन जानता था ये ट्रॉमा नहीं है, ये याद दिलाया जाना है। सच बताने की कोशिश। एक दिन मोहन ने सोचा अगर मैं बता दूं शायद सब खत्म हो जाए। उसने लिखना शुरू किया, गांव, ओझा, बलि, औरत। पर जैसे ही उसने उसका नाम लिखना चाहा, पेन गिर गया। पेपर पर सिर्फ एक लाइन बनी, जहां गलती छुपाई जाए वहां डायन रुकती नहीं। और तब कमरे का बल्ब बुझ गया। आखिरी मुलाकात। उस रात मोहन ने खिड़की खुली छोड़ दी। हवा नहीं थी, पर पर्दे हिले और उसके पीछे वो खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था। वो सुखिया नहीं थी, वो गांव की गलतियों का रूप थी। उसने कहा तुम बचे इसलिए हो क्योंकि तुमने देखा, पर बता नहीं पाओगे। मोहन रोया, पहली बार। तो मैं जिंदा क्यों हूं? उसने जवाब दिया, ताकि जब लोग कहानी सुने तो सोचें ये सच नहीं हो सकता। अंत या शुरुआत। अगली सुबह मोहन जिंदा था। कमरा वैसा ही था, पर खिड़की के पास मिट्टी का एक निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा गांव में था। मोहन ने कभी पुलिस को नहीं बताया, कभी मीडिया को नहीं, पर आज भी जब कोई गांव अपनी गलती छुपाता है, कहीं ना कहीं एक मोहन जिंदा रह जाता है और एक डायन याद दिलाती रहती है। इस कहानी का कोई गवाह नहीं, क्योंकि जो बचा वो बता नहीं पाया। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं खूनी डायरी और आज की कहानी है एक ऐसी डायन की जिसका नाम लेना भी कई गांव वालों के लिए मना था। ये कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं, बल्कि गहरी रहस्यमयी सच्चाइयों से भरी हुई है। यकीन मानिए, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आपका दिल तेज धड़कने लगेगा और आखिरी सच सुनने के बाद आप भी एक पल के लिए खामोश रह जाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका हर एक हिस्सा किसी न किसी अंधेरे राज को खोलता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की भयंकर और सच के करीब कहानी।